हेलो स्टूडेंट्स, S6 ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 1 वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक, तो कल शायद हमने आवेशन के प्रकार जो हैं वो कंप्लीट कर लिए थे कि आवेशन कितने प्रकार का होता है। आवेशन 3 प्रकार का होता है। नंबर फर्स्ट घर्षण द्वारा, नंबर सेकंड चालन द्वारा और नंबर थर्ड प्रेरण द्वारा। तो तीनों हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब हमें एक नोट पढ़ना है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आने वाले न्यूमेरिकल में आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। तो कॉपी में डालें नोट और ध्यान से समझें। कॉपी में एक नोट बनाएं और इस नोट को ध्यानपूर्वक समझें। ठीक, नोट है कि दो समान प्रकार के आवेशित गोले ए व बी हैं जिन पर आवेश क्रमशः Q1 व Q2 है। ठीक, ध्यान से समझें कि क्या लिखा हुआ है कि हमारे पास दो समान प्रकार के गोले हैं। समान प्रकार का मतलब होता है कि उनका आकार और आकृति जो है वो एक जैसी है। तो दो गोलों की आकार व आकृति एक जैसी है तो हम उन्हें कहेंगे कि हमारे पास दो समान प्रकार के गोले हैं। लेकिन दोनों ही गोले कैसे हैं? आवेशित हैं। आवेशित का मतलब है कि दोनों ही गोलों पर आवेश फैला हुआ है। एक समान रूप से आवेश जो है वितरित है। ठीक, वितरित मीन्स होता है फैला हुआ है। और माना है कि जो हमने दो गोले लिए हैं उनमें से एक गोले का नाम A है और दूसरे गोले का नाम B है, जिन पर आवेश क्रमशः Q1 यानी कि जो हमारा A गोला है, A वाले गोले पर Q1 आवेश है और B वाले गोले पर Q2 आवेश है। कैसे? चित्र से समझते हैं कि एक हमने A वस्तु ले ली, इसका नाम A है और इस पर आवेश कितना है? इस पर आवेश जो है Q1 है। और एक और हमने वस्तु ले ली जो समान प्रकार के हैं। आपको देखने में नहीं लग रहे हैं लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ क्योंकि बनाने में डिस्टर्ब हो जाता है। तो मैं बोल रहा हूँ कि दोनों की दोनों आकृति आकार में समान हैं, बिल्कुल समान प्रकार के गोले हैं। इस वाले गोले का नाम है B और इस पर आवेश कितना है? इस पर Q2 आवेश है। अब क्या होता है कि अगर आपसे क्वेश्चन में कहे, आपसे सेम हेडिंग बोलेगा, जब आप न्यूमेरिकल लगाएंगे तो वो आपसे बोलेगा कि आपके पास दो समान प्रकार के जो है गोले हैं और जिन पर एक पर आवेश इतना है और दूसरे पर आवेश इतना है। लेकिन बाद में वो एक सेंटेंस बोलेगा कि जब दोनों गोलों को स्पर्श करा दिया जाता है। क्या बोलेगा? कि गोलों को स्पर्श कराने पर तो स्पर्श कराने पर क्या होगा कि मानते हैं कि अब दोनों गोलों को हम स्पर्श करा लेते हैं। वो यही बोलेगा कि आपने दोनों गोलों को स्पर्श करा दिया है। जब आप स्पर्श करा देंगे तो उन पर समान आवेश फैल जाएगा, जितना ही इस वाले गोले पर और उतना ही उस वाले गोले पर। कैसे? देखते हैं। अब देखो, दोनों गोलों को हम स्पर्श कराते हैं। कैसे? कि चलो हम B वाला गोला मिटा देते हैं और B वाले गोले को हम A वाले गोले से स्पर्श कराकर बनाते हैं। क्योंकि क्वेश्चन में बोला जाएगा कि दो गोले हैं, उन पर आवेश इतना इतना है और दोनों गोलों को आपने स्पर्श करा दिया है। जब आप स्पर्श करा देंगे तो इस पर आवेश कितना था? Q2। तो उन पर समान प्रकार से आवेश बढ़ जाता है। किस प्रकार से? देखें कि पहले का आवेश कितना है? Q1 और दूसरे का आवेश कितना है? Q2। तो पहले इन आवेशों को, यानी कि पहले का आवेश है Q1 और दूसरे गोले का आवेश कितना है? Q2। तो पहले आप इन दोनों आवेशों को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद जो है इनमें 2 का हम डिवाइड कर देंगे।
तो 2 का डिवाइड करने के बाद इनका जितना ही आवेश आएगा, इनको डिवाइड करने के बाद इनका आंसर जितना आएगा उतना ही आवेश इस वाले गोले पर होगा और उतना ही आवेश इस वाले गोले पर होगा। आपके ऊपर से निकल गया होगा। चलो मैं जो है डीपली समझाता हूँ। चलो अब इनको हम संख्याओं में मान लेते हैं। अभी हमने माना है कि पहले गोले पर Q1 आवेश है और दूसरे गोले पर Q2 आवेश है। इनको मैं संख्या के रूप में मानता हूँ, जिससे आपको बेहतर समझ में आएगा। चलो मान लेते हैं कि पहले वाले गोले पर 2 कूलाम का आवेश है, ठीक, और मान लेते हैं कि दूसरे वाले गोले पर 3 कूलाम का आवेश है। कूलाम जो है वो आवेश का मात्रक होता है। तो पहले जब आप इन्हें स्पर्श करा देंगे तो पहले हमें इन दोनों आवेशों को जोड़ लेना है। जोड़ना कैसे? Q1 का मान कितना है? 2 और Q2 का मान कितना है? 3। तो आप जोड़ लेंगे तो 3 2 कितने हो जाएंगे? 5। और 5 में आप कितने का भाग दे देंगे? 5 में आप 2 का भाग दे देंगे। तो जैसे ही आप 2 का भाग देंगे तो आपके पास जो है 2.5 आंसर आएगा, 2.5 कूलाम। कितना आंसर आया? 2.5 कूलाम। तो 2.5 कूलाम इस वाले गोले पर आवेश फैल जाएगा और 2.5 कूलाम इस वाले गोले पर आवेश फैल जाएगा। आपको क्वेश्चन में हमेशा ऐसे ही लगाना है। कब? जब दोनों गोले समान आकार के हों और उन्हें कहा जाए कि हमने स्पर्श करा दिया है, तो दोनों ही गोलों पर समान प्रकार का आवेश फैल जाएगा। पहले आप उन्हें जोड़ लेंगे, जोड़कर उनमें जो है 2 का डिवाइड कर देंगे। तो इतना आप नोट जो है पूरा कॉपी में लिख कर रखें, ठीक। इसके बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब हमें आवेश की मात्रक के बारे में जानना है कि आवेश के कौन कौन से मात्रक होते हैं और आवेश की विमा क्या होती है, जो कि परीक्षा में पूछी जाती है। तो देखें, पहले तो आवेश का फॉर्मूला लिखें। आवेश, अभी तक हम आवेश के बारे में 3 दिन से 4 दिन से जो है चर्चा कर रहे हैं, ठीक। तो आवेश हमने पूरी चर्चा कर ली है। अब आवेश का फॉर्मूला पढ़ते हैं। तो आवेश का फॉर्मूला होता है आवेश Q बराबर I गुणा T। क्या होता है? आवेश Q बराबर I गुणा T। Q को आवेश बोला जाता है। I क्या होती है? I होती है धारा, जिसे वैद्युत धारा के नाम से जाना जाता है। T क्या होता है? T होता है समय। तो आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल में कि किसी जो है चालक में प्रवाहित धारा I, किसी चालक में प्रवाहित धारा I तथा उसमें लगने वाले समय T के गुणनफल को आवेश कहते हैं। क्या बोला? आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि किसी जो है चालक में, चालक मतलब होता है कि जिसमें धारा का प्रवाह हो जाता है, यानी जिसमें जो है आवेश का प्रवाह मतलब आवेश बह जाता है, उसी चीज़ को चालक बोला जाता है। तो किसी चालक में प्रवाहित धारा I तथा उसमें लगने वाले समय T के गुणनफल को आवेश कहते हैं। तो आवेश का फॉर्मूला होता है आवेश Q बराबर I गुणा T। आज से अपन लोग याद रखेंगे। जहाँ पर I क्या है लिख लेंगे कि जहाँ I बराबर है वैद्युत धारा, I बराबर क्या है? वैद्युत धारा। और T बराबर क्या है? T बराबर है समय। और Q बराबर क्या है? Q बराबर है आवेश। जिस वस्तु का आप आवेश निकाल रहे हैं उसी वस्तु का आवेश, ठीक है। तो अब इनकी हम जो है मात्रक के बारे में पढ़ते हैं, जो कि परीक्षा में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो मात्रक आप हेडिंग डालें, मात्रक, मात्रक। इनके जो है कई सारे मात्रक होते हैं। आवेश के अलग अलग पद्धतियों में अलग अलग मात्रक होते हैं। जैसे आपने 9th में पढ़ा होगा कि एक MKS पद्धति होती है, एक जो है CGS पद्धति होती है, एक FPS पद्धति होती है। तो इसी प्रकार आवेश का MKS पद्धति में अलग मात्रक होता है, CGS पद्धति में अलग मात्रक होता है। तो इसी तरह से हम सारे मात्रक जानेंगे, ठीक है। चलो पहला पढ़ते हैं SI पद्धति में, जिसे अंतर्राष्ट्रीय पद्धति बोला जाता है। आप लोग जानते होंगे, क्लास 11th में आप लोग पढ़ के आए होंगे SI पद्धति, जिसे अंतर्राष्ट्रीय पद्धति बोला जाता है। तो SI पद्धति में हम मात्रक समझते हैं कि क्या होता है। कौन सी पद्धति में? SI पद्धति में, ठीक। तो हमारा फार्मूला क्या है? हमारा फार्मूला है Q बराबर
I गुणा T। ध्यानपूर्वक समझेंगे। अब हमें Q का मात्रक निकालना है, तो Q का मात्रक क्या होगा, बराबर I क्या है, I मीन्स होती है धारा, और धारा का हम मात्रक क्लास 11th में पढ़कर आए हैं कि धारा का मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। अगर नहीं भी आप पढ़ के आए हैं, आपने 11th में पढ़ाई नहीं की है, तो मैं जितना जितना बताते जा रहा हूँ उतना उतना आप समझते जाएं और कॉपी में नोट करते जाएं। धीमे धीमे आपको सारी चीज़ें आने लगेंगी, ठीक। तो आई मीन्स होती है धारा, और धारा का मात्रक क्या होता है, धारा का मात्रक होता है एम्पियर। तो आई के स्थान पे हमने एम्पियर लिख दिया है, क्योंकि धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। फिर लगा है गुणा, तो गुणा की जगह पे आज से आप लोग डैश लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डैश। तो गुणा के स्थान पे मैंने डैश लगा दिया। अब फिर क्या लिखा हुआ है, समय, यानी कि टी। तो समय का मात्रक क्या होता है, समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो क्या बना, एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक होता है एम्पियर सेकेंड, ठीक। या दूसरा मात्रक क्या होता है, दूसरा मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है, कूलाम। तो हम याद रखेंगे। अब कूलाम क्यों है, क्योंकि कूलाम ने ही जो है आवेश के बारे में ज़्यादा जानकारी दी थी, तो उन्हीं के नाम के आधार पर इसका एक मात्रक बन गया है जिसका नाम है कूलाम, ठीक। तो इसके एसआई पद्धति में दो मात्रक होते हैं, एक मात्रक होता है एम्पियर सेकंड और दूसरा मात्रक होता है कूलाम। आप लोग याद रखेंगे, ठीक। अब चलो पढ़ते हैं कि सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक क्या होता है, ठीक। इतना स्क्रीनशॉट ले लें और कॉपी में नोट कर लें। अब नंबर दो मात्रक आता है जो परीक्षा में अधिकतर पूछा जाता है कि सीजीएस पद्धति में, कौन सी पद्धति में, सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक क्या होता है। सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक होता है स्टेट कूलाम। हमें याद रखना है आज से, स्टेट कूलाम। सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक स्टेट कूलाम होता है। अब ये स्टेट कूलाम क्या है वो भी समझते हैं। इसमें पिछले वाला मात्रक जुड़ा हुआ है। पहले हमने एमकेएस पद्धति या एसआई पद्धति में जस्ट अभी हाल हमने मात्रक पढ़ा है कि आवेश का एसआई पद्धति में मात्रक कूलाम होता है। तो कूलाम तो हम पहले ही पढ़ के आए हैं, बस जैसे ही सीजीएस पद्धति में आया तो उसमें स्टेट और जुड़ गया। अब इस स्टेट का मतलब समझते हैं कि कूलाम में जब स्टेट लग जाता है तो उसका मतलब क्या होता है, ठीक। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक कूलाम में कितने स्टेट कूलाम होते हैं, एक कूलाम में कितने स्टेट कूलाम होते हैं, क्योंकि कूलाम में एक एक्स्ट्रा चीज़ जुड़ गई है जिसका नाम है स्टेट। तो उस स्टेट का मतलब समझते हैं। तो लिखेंगे हम कि एक कूलाम बराबर, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, एक कूलाम, कूलाम को आज से अपन लोग सी से डिनोट करेंगे। किससे, सी से। तो एक कूलाम बराबर होता है 3 गुणा 10⁹ स्टेट कूलाम। मतलब कि जब आपको कूलाम से स्टेट कूलाम में जाना होगा तो आप 3 गुणा 10⁹ से उसमें गुणा कर देंगे, ठीक। जब आपको कूलाम से स्टेट कूलाम में जाना होगा तो आप उसमें 3 गुणा 10⁹ से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब आपको स्टेट कूलाम से कूलाम में आना होगा तो आप 3 गुणा 10⁹ से उसमें भाग कर देंगे, ठीक। इतनी बात हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कि नंबर 3 इसका मात्रक क्या होता है। इसका 3rd मात्रक होता है वैद्युत चुंबकीय मात्रक, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वैद्युत चुंबकीय मात्रक, वैद्युत चुंबकीय मात्रक। नंबर 3 हमारा मात्रक क्या होता है, वैद्युत चुंबकीय मात्रक, जिसे इंग्लिश में EMU भी बोला जाता है। वैद्युत चुंबकीय मात्रक का इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म होता है EMU। ई से होता है इलेक्ट्रो को वैद्युत बोला जाता है। एम से होता है मैग्नेटिक को चुंबकीय बोला जाता है। यू से मतलब होता है यूनिट को मात्रक बोला जाता है, ठीक। तो 3 मात्रक होता है वैद्युत चुंबकीय मात्रक, जिसे शॉर्ट फॉर्म में EMU भी कहा जाता है। अब बात आती है कि वैद्युत चुंबकीय मात्रक क्या होता है, तो उसके भी लिए जुगाड़ है। कैसे
कि क्वेश्चन आता है कि एक कूलाम में कितने EMU होते हैं। EMU का मतलब कितने वैद्युत चुंबकीय मात्रक होते हैं। तो लिखते हैं EMU। एक कूलाम में 1/10 कितने 1/10। आज से हम लोग याद रखेंगे कि एक कूलाम में 1/10 EMU होते हैं, मतलब वैद्युत चुंबकीय मात्रक होते हैं। इसे हम डब्बे में बंद कर लेंगे और कॉपी में अच्छी तरह नोट कर लेंगे। अब इसका क्या अर्थ हुआ कि जब आपसे कहा जाए कि आप कूलाम से EMU में जाएं, मतलब कूलाम से वैद्युत चुंबकीय मात्रक बनाएं, तो जब हम कूलाम से वैद्युत चुंबकीय मात्रक बनाएंगे तो उसमें हम 1/10 से गुणा कर देंगे, ठीक। और जब हम EMU यानी वैद्युत चुंबकीय मात्रक से कूलाम में जाएंगे, या दूसरी भाषा में कहें तो EMU से कूलाम में परिवर्तित करेंगे, तो उसमें हम 1/10 से भाग कर देंगे, ठीक। इतनी बात हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट इसका चौथा वाला मात्रक होता है फैरड। चौथा वाला मात्रक क्या होता है? इसका चौथा वाला मात्रक होता है फैरड, जिसे F कहा जाता है, ठीक। तो याद रखना है कि आवेश का एक मात्रक फैरड भी होता है। आपको जो है विकल्प में दे देगा कि आवेश के मात्रक हैं, तो जो है 3 मात्रक जो है या रख देगा, या कोई इनमें से एक मात्रक रख देगा, तो रख देगा फैरड, और 3 जो है अलग रख देगा, तो आपको फैरड में टिक लगाना है। या वो जो है एक मात्रक वैद्युत चुंबकीय मात्रक विकल्प में रख देगा और 3 मात्रक जो है अलग रख देगा, किसी और के रख देगा, तो आपको वैद्युत चुंबकीय मात्रक में टिक लगा देना है। तो इस प्रकार से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। तो चौथा होता है मात्रक फैरड। अब बात आती है कि एक फैरड में कितने कूलाम होते हैं। क्वेश्चन आता है कि एक फैरड में कितने कूलाम होते हैं। तो लिखें एक फैरड बराबर 96,500 कूलाम C। ध्यान रखना है कि एक फैरड में कितने कूलाम होते हैं। एक फैरड में 96,500 कूलाम होते हैं। परीक्षा में आता है कि बताएं कि एक फैरड में कितने कूलाम होते हैं, तो हमें आज से याद रखना है कि एक फैरड में 96,500 कूलाम होते हैं, ठीक। या दूसरी भाषा में कहें कि एक कूलाम में कितने फैरड होते हैं, तो आप जब एक कूलाम से फैरड में जाएंगे तो 96,500 से उसमें भाग कर देंगे, ठीक। और जब आप फैरड से कूलाम बनाएंगे तो 96,500 से गुणा कर देंगे। मतलब जब आप इस साइड से इस साइड जाएंगे तो आपको मल्टीप्लाई करना है जो लिखा हुआ है, और जब आप इस साइड से इस साइड जाएंगे तो आपको डिवाइड करना है जो लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद एक जो है स्टार लगाएं और स्टार में लिखें फैरड ऐसे लिखें सभी मात्रकों में फैरड आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है। और जो है इसको अंडरलाइन कर लें, क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा होता है। तो हमें आज से याद रखना है कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक जो है वो फैरड होता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसमें 96,500 कूलाम होते हैं, जो हमें सबसे ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं। तो हमें याद रखना है कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैरड। तो यहाँ पर आवेश के सारे मात्रक हमारे कंप्लीट होते हैं। अब पढ़ते हैं कि आवेश की विमा क्या होती है, ठीक। तो आवेश की विमा के बारे में जानकारी करते हैं। लिखें विमीय सूत्र किसका? आवेश का विमीय सूत्र। किसका विमीय सूत्र?
आवेश का विमीय सूत्र। आवेश का हमारा सूत्र क्या होता है? आवेश का हमारा सूत्र होता है Q बराबर I गुणा T। ये रहा हमारा सूत्र। अब इस सूत्र की हमें विमा ज्ञात करना है। ठीक, इस सूत्र का हमें विमा ज्ञात करनी है। तो आवेश की हमें विमा ज्ञात करनी है। अब फॉर्मूला है I × T। तो सबसे पहले हमें I का विमीय सूत्र आना चाहिए और हमें समय यानी कि T का विमीय सूत्र आना चाहिए। तो आपने 11th में पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा हुआ तो मैं बता रहा हूँ कि I मतलब धारा की विमा होती है A। आज से हम याद रखेंगे कि धारा की विमा क्या होती है? A। और समय T, और समय जो T होता है, समय की विमा होती है कैपिटल T। समय की विमा क्या होती है? कैपिटल T। तो आवेश की हमारी विमा क्या बनी? AT। क्या बनी? AT। तो हमें आज से याद रखनी है कि आवेश Q की विमा कितनी होती है? AT। मतलब A की पावर 1 कोई घात नहीं है A के ऊपर, तो एक घात मानी जाएगी। तो A की पावर 1 और T की पावर 1, तो आवेश की विमा होती है AT। तो यहाँ पर आवेश का जो मात्रक है, वो विमा है, वो हमारी कंप्लीट होती हैं। अब नेक्स्ट हमारी हेडिंग आती है आवेश संरक्षण का नियम। क्या आता है? आवेश संरक्षण का नियम लिखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है और इम्पोर्टेंट हेडिंग है आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है? ठीक, तो पहले मैं बोलूँगा धीमे धीमे 2 बार, अपनी कॉपी में नोट कर लें, फिर हम इसे समझाएंगे, क्योंकि हर डेफिनेशन बोर्ड पर लिखना आसान नहीं है। ठीक है, तो लिखें पहले कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। इसे आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। दोबारा मैं दोहरा रहा हूँ, लिखें आराम से कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। इसे आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। इतना सा जो है नियम है। अब समझें कि जैसे हमने एक वस्तु मान ली कि एक वस्तु हमारे पास A है और एक वस्तु हमारे पास B है। ठीक, तो जैसे हमारे पास 2 वस्तुएं रखी हुई हैं, मान लेते हैं कि A हमारे पास A वस्तु है और A हमारे पास B वस्तु है। तो आप बताएं कि जब 2 वस्तुएं मुक्त अवस्था में होती हैं तो वो कैसी होती हैं? वो जो है उदासीन होती हैं। जैसे हमारे पास पेन अभी है और एक हमारे पास मार्कर A है और एक मार्कर A है, तो ये हमारे अनावेशित मार्कर हैं। कैसे हैं? अनावेशित, मतलब दोनों की दोनों वस्तुएं अभी उदासीन हैं। तो कोई भी आप चीज़ ले लें, जैसे आपकी बुक है, मार्कर है, पेन है, तो वो आवेशित नहीं होते हैं। वो कैसे होते हैं? उदासीन होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें मुक्त अवस्था में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, तो दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, तो उनके अंदर कोई भी आवेश नहीं होता है। अगर मेरी बात समझ में ना आई हो तो इस वीडियो को दोबारा देखें कि दोनों वस्तुएं अभी मुक्त अवस्था में हैं, तो उनमें अंदर जितने ही इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, तो हमारी वस्तुएं कैसी होती हैं? उदासीन होती हैं। तो आवेश संरक्षण का नियम कहता है कि कोई वस्तु यानी कि आवेश को न तो आप उत्पन्न कर सकते हैं, मतलब कि जैसे मैं ये वस्तुएँ पकड़े हूँ और पकड़े ही रहा, मतलब पकड़े ही रहूँ, तो पकड़े पकड़े ये वस्तुएं आवेशित नहीं होंगी। तो वही कहा गया है कि आप आवेश को ना तो बना सकते हैं और ना मिटा सकते हैं, मतलब कि ये दोनों वस्तुएं हैं अभी उदासीन हैं, मतलब अनावेशित हैं, बस मैं जो है पकड़े खड़ा रहा हूँ, तो ये आवेशित नहीं होंगी, इनमें आवेश नहीं आएगा। या दूसरी भाषा में कहें कि मान लेते हैं कि दोनों वस्तुएं जो है आवेशित हैं, तो रखे रखे क्या होगा? उनमें कुछ नहीं होगा। ठीक, तो आवेश संरक्षण का नियम कहता है कि आप ना तो आवेश को बना सकते हैं ना तो आवेश को मिटा सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण मतलब कि जब एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में जाते हैं तो इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। ये पहले भी हमने देखा है घर्षण की प्रक्रिया में कि जैसे ही हम 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ते थे
तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण हो जाते थे। मतलब एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते थे और दूसरी वस्तु में प्रवेश कर जाते थे और दोनों ही वस्तुएं हमारी आवेशित हो जाती थी। कौन सी प्रक्रिया में? घर्षण की प्रक्रिया में। तो वही आवेश संरक्षण के नियम में बोला जाता है कि अगर आपके पास कोई वस्तु है तो ना तो आप मतलब आवेश को ना तो वहाँ पर बना सकते हैं, ना तो आप आवेश को मिटा सकते हैं। लेकिन जैसे ही दोनों वस्तुओं को आप रगड़ेंगे तो रगड़ने से उनमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा, और जैसे ही उनमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा और हमारी वस्तुएं कैसी हो जाएंगी? आवेशित। जैसे दोनों वस्तुएं हैं अभी रखी हैं, तो ए भी वस्तु हमारी उदासीन है और ए भी वस्तु हमारी उदासीन है, तो इन पर ना तो हम आवेश बना सकते हैं ऐसी स्थिति में और ना ही इनका आवेश हम मिटा सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम इन दोनों को रगड़ेंगे तो रगड़ने पर क्या होगा कि इनमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाएगा। मतलब एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और दूसरी वस्तु में प्रवेश कर जाएंगे। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा तो दोनों ही वस्तुएं हमारी आवेशित हो जाएंगी। यही हमारा आवेश संरक्षण का नियम कहता है कि ना तो आप आवेश को बना सकते हैं, ना तो आप आवेश को मिटा सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप उन्हें रगड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा और इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण दोनों ही वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। इसी को हम आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। ठीक, तो आज हम लोगों ने जितना पढ़ा है उतना कॉपी में अच्छे से नोट करें, उन्हें जो है याद करते रहें, क्योंकि कोरोना वैसे भी जो है एक भयानक रूप ले चुका है। तो आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, घर में ही पढ़ें, कहीं कोचिंग वगैरह ना जाएं, क्योंकि आपके स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।